मेरे चैनल। नमस्कार, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है एसीपी वेद भूषण जी, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जो फिलहाल में जजमेंट चल रहा है, उस जजमेंट के लिए हम मौजूद है इस समय एसीपी रिटायर दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसिडेंट जो है उनके साथ। आइए उनसे जानते हैं कि इस जजमेंट पे उनका क्या कहना है। और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि कोई भी सोशल टॉपिक होता है, कोई भी मुद्दा होता है, उस पर वेद भूषण जी की राय बहुत सर्वोपरि मानी जाती है। और बहुत से पिछले ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने न्यूज़ चैनल पे भी सर जो है डिबेट कर चुके हैं। और इस मुद्दे पे, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे, इन्होंने कुछ रिसर्च की है जो उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। जी सर, बताएं। देखिए, कल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है। 35 पेज का जजमेंट है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब इसकी बैकग्राउंड में यदि हम जाएं तो ये शुरुआत में एक इंक्वेस्ट 174 के अंदर कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें ये पता लगा जाता है किन सर्कमस्टांसिस में इस आदमी की मौत हुई है। उसके बाद यदि ऐसा एविडेंस या सबूत आता है कि उसमें कहीं मर्डर किया गया है या कुछ लोगों ने अल्टीरियर मोटिव से उसको प्रेरित किया है सुसाइड करने के लिए, वो बाद में इंक्वायरी के बाद एस्टेब्लिश होता है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तब उसमें रेगुलर एफआईआर की थी। परंतु इसमें ऐसे उतार चढ़ाव आए इस मामले के अंदर कि अचानक ही ये इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, अचानक एक सूचना मिली कि बिहार के अंदर पटना शहर में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और भी कई लोगों को उस एफआईआर में एक्यूज बना दिया गया। इधर इंक्वेस्ट चल रही है, उधर एक रेगुलर एफआईआर। ये एक अनप्रेसिडेंटेड एफआईआर थी, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा आ गया, लीगल मुद्दा आ गया कि ये क्या हुआ, किस तरह से इसको लिया जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा। मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एक ट्रायल की तरह उसका सारे मैटर का किया। तो हम एक सीरियल देखते थे, घर घर की कहानी या सास भी कभी बहू थी, तो एक ये मसालेदार उसको रोज कहानियां के माध्यम से मीडिया में दिखाया गया। रोज नए नए धमाके, नए नए खुलासे। इतने धमाके और खुलासे तो मैंने अपने जीवन में, दिल्ली पुलिस तो छोड़ो, सीबीआई, आईबीएफ, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके भी नहीं देखे। तो इस तरह से जो ये धमाके और खुलासे हो रहे थे, हालांकि वो लीगल उनकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया मीडिया के द्वारा, जो कि बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कुछ मीडिया ने इसको पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से दिखाया। तो एक नाटक ज़्यादा था और असलियत में ये कम था। तो उस जो एफआईआर का क्या हो, लास्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, उसके बाद उन्होंने कल अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय को लेकर भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी डिसीजन लेगी वो अनचैलेंजेबल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उसमें जो निर्णय आया है, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें समाज के अंदर, इवन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के अंदर, सर्विस ऑफिसर्स के अंदर, इवन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो उनके बीच में भी चर्चा का विषय है कि अब क्या होगा। जब इस तरह का जजमेंट आ गया है तो क्या सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कहीं भी एफआईआर हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसका कि अभी जवाब किसी भी कॉर्नर से नहीं मिला है। अभी इंतजार है कि यदि भविष्य के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो क्या फिर पुनः वही स्थिति पैदा होगी। यह एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि आप कहीं भी एफआईआर अपने केस की करा सकते हैं। तो आप देखिए, जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी, हम स्वागत करते हैं। सीबीआई में हमारे कुलीग होते हैं। इवन जो एसआईटी बनाई गई है, इसमें एक दिल्ली की बहुत मेहनती एक आईपीएस ऑफिसर नूपुर प्रसाद को लगाया गया है। दूसरे स्टेट से आईपीएस ऑफिसर्स लिए गए हैं, वो भी खाकी के लोग होते हैं। उसमें ये नहीं कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लोग डेपुटेशन पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक स्किल है और बड़ी मेहनत के बाद और कानून की प्रक्रिया को समझने के बाद, ग्राउंड में रियलिटीज को समझने के बाद में इस प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। मैं भी टीवी चैनल, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी टीवी चैनल्स पर जाता हूँ। ऐसे ऐसे हास्यपात आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जिनको सोच के दुख भी होता है सुनकर,
और शर्म भी आती है और एक क्वेश्चन मार्क भी पैदा होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इवन कुछ रिटायर्ड बहुत सीनियर पोजीशन के ऑफिसर्स हैं, वो भी अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मेरे जो मिडिल कैडर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर लगता है कि हम किस डिबेट में बैठे हैं, किन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, जैसे उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कल ही बोल रही थी कि 66 दिन के अंदर कैसे अभी तक इंक्वेस्ट क्यों फाइल नहीं हुई। एक दिन एक और कोई एडवोकेट बोल रहे थे कि एक दिन के अंदर इंक्वेस्ट फाइल हो जाती है। इवन यूपी के रिटायर्ड डीजी साहब वो भी एक चैनल पर बोल रहे थे कि 65 दिन तक इंक्वेस्ट फाइनल क्यों नहीं की गई। मेरा ये मानना है, बिल्कुल मैं अलग हूं, उनसे असहमत करता हूं। यदि 174 सीआरपीसी को पढ़ा जाए, उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। सुनिंदा पुष्कर केस दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसमें सुनिंदा पुष्कर की लीला होटल में डेड बॉडी पाई गई थी। उसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग 1 साल तक चलती रही थी। 1 साल बाद पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया था, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिपोर्ट अमेरिका से आ गई थी, क्योंकि उस तरह की एग्जामिनेशन की फैसिलिटीज हमारी लेबोरेटरीज के अंदर इंडिया में नहीं है। उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ और आज वो मुकदमा 498A और 306 के अंदर कोर्ट के अंदर ट्रायल में है। अब ताज्जुब होगा आप लोगों को, उसमें आज तक भी 6.25 साल होने के बावजूद उसमें आज तक चार्ज भी शशि थरूर के खिलाफ फ्रेम नहीं हो पाया। ऐसी स्थितियों में इतना जल्दबाजी पे कंक्लूजन पहुंच जाना कि ये सुसाइड था या मर्डर था। बॉम्बे की इंक्वायरी को कंप्लीट होने का इंतजार किया जाता। हाँ, वो कहते कि सुसाइड था, आप उसको चैलेंज कर सकते थे। वहां पर बॉम्बे में हाई कोर्ट भी मौजूद है, कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। परंतु जिस तरह से इस सारे मामले को डील किया गया सोशल मीडिया के तहत, वो सोचने का विषय है। जो सीबीआई की स्थापना हुई है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत की गई है, जिसकी धारा 5 और 6 में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि पीओसी एक्ट, जो करप्शन से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें सीबीआई को अनंत अधिकार है। किसी भी स्टेट में किसी भी जगह जाकर रेड कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। पर अदर देन पीओसी एक्ट, उसमें प्रोविजन रखा गया है कि स्टेट की रिकमेंडेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। परंतु जो इस केस में हालात हुए, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क पैदा करते हैं अगेन, कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक अनप्रेसिडेंट तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी, उन्होंने ही रिकमेंडेशन कर दी और वही उन्हीं को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके सीबीआई को एक इंक्वायरी जांच कर दी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जबकि बॉम्बे पुलिस की जांच अभी बकाया है। बॉम्बे पुलिस एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है। यदि हम तमाम बॉम्बे पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर इस तरह से आघात करेंगे, उनको कष्ट पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान की खाकी एक है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे बिहार पुलिस है, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस है। पर ये तो सारा एक खाकी पर एक सवाल लगा दिया, ना केवल बिहार पुलिस पर, केवल एक खाकी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉम्बे पुलिस बहुत इनकॉम्पिटेंट है। अरे बॉम्बे पुलिस ने 9/11 जैसे सीरियल ब्लास्ट जैसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन की, उनके क्यूज को जेल तक पहुंचाया, फांसी तक पहुंचाया। बॉम्बे के अंदर जो दाऊद और दूसरे गैंग्स का जो ऑपरेट करते थे, उनको कितनी बार उनके जांबाज पुलिस ऑफिसर्स ने एनकाउंटर किए, उनको दबा के रखा, उनको कानून की जद के अंदर रखा। ऐसी पुलिस के ऊपर यदि कोई सवाल पैदा करता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेईमानी होगी पुलिस, बॉम्बे पुलिस के साथ में, हमारी खाकी के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी, महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यदि आपका कोई राजनीतिक स्कोर सेटल करना है तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं। पुलिस के कंधे पर कोई गन रखकर ना चलाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ना मैं कोई राजनीतिक बयान दे रहा हूं, पर ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है सभी के लिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबसे सवाल करना चाहता हूं, क्या ये जायज था? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनको इनहेरेंट पावर्स हैं, आपको ध्यान होगा सीरियल बॉम्बे के केस के अंदर एक जो एक्यूज था वो जुवेनाइल था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सब असाइड करके कहा कि नहीं, क्योंकि जघन्य अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है, और उन्होंने उसको रेगुलर एक एक्यूज की तरह ट्रीट किया और उसको वही सजा हुई जो एक मेजर को सजा होती है। तो इस सुप्रीम कोर्ट को अनंत पावर है जजमेंट को करने की, उनको इन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, उसी के तहत उन्होंने जजमेंट दिया है। पर हमारा केवल कहना यह है कि केवल एक ये हो जाता कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो टेक्निकल ग्राउंड पर, उसमें टेक्निकल डिफा है, तो शायद ये मामला इतना उलझता ही नहीं, क्योंकि उसमें ऑर्डर के अंदर ही वो चीज़ आ जाती, तो परिलक्षित नहीं हो रही है। तो इसलिए
मैं तमाम मीडिया से, तमाम पुलिस ऑफिसर से, कोर्ट से और जितने भी हमारे एडवोकेट साथी हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तमाम मुद्दों पर एक गहन विचार और डिस्कशन करें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई डिबेट ना करे, कोई डिस्कशन ना करे, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चनेबल मार्क ना करे। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, केवल और केवल आउट ऑफ कोर्ट जो इश्यूज इसके अंदर आए हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे पुलिस से जुड़े हुए हैं, तमाम पर एक दोबारा से डिबेट को, यदि कानून में बदलाव की कोई जरूरत है तो कानून पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बदलाव लाए, कानून को चेंज करें, हम उसका स्वागत करेंगे, परंतु एक सब लीगल तरीके से हो। जो इस देश के सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तमाम की बात सुनी जाती है। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, सभी को अपनी बात रखने का हक है। यही तो हमारे प्रजातंत्र की खूबी है। तमाम पार्टियां अपना विचार रख सकती हैं, मीडिया में रख सकती हैं। तो इसको एक जिस तरह से करा गया है, इसलिए दोबारा इसको सोचने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति दोबारा आए तो क्या होगा। मेरा एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से छोड़ के जाता हूं कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति आई तो क्या हालत होगी, क्या यही प्रेसिडेंट रहेगा या इसके अंदर कोई चेंज माना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।